फाइन। तो देखो, आज हम लोग डे टू डे करंट अफेयर्स करने वाले हैं, बहुत दिन बाद करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो पहले कुछ चीज़ हम लोग मैप्स के थ्रू समझते हैं। 10th नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। केवल ये स्वीडन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियर अर्थ मिनरल्स, याद करो तुम लोग, रियर अर्थ मिनरल्स के बारे में चर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? क्लास में हुआ था ना, कभी एडिटोरियल्स में चर्चा हुआ था, याद है तुम लोग को? देखो, रियर अर्थ मिनरल्स ये जो चीज़ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं रियर अर्थ मेटल्स का बात करूं, वही मिनरल्स का बात करूं, तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 17 पाए जाते हैं, 1717, जिसमें जो लेंथेनाइट सीरीज देखोगे, याद है ना तुम लोग को? लेंथेनाइट सीरीज जो मिडल का होता है उसको निकाल के अलग से पीरियोडिक टेबल से अलग किया जाता है, एक्टिनाइट्स एंड लेंथेनाइट्स करके। लेंथेनाइट्स में जितने भी 15 तुमको मेटल्स दिखेंगे वो सब क्या है? तुम्हारा रियर अर्थ मेटल्स ही है, समझे? और प्लस दो अलग से, स्कैंडियम एंड इट्रियम, वर्ड सब दिया गया है, वो अलग से भेजे हैं तुम लोग को। तो टोटल नेचर में अभी तक 17 रियर अर्थ मेटल्स प्रेजेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में, क्यों इतना बड़ा चर्चा है? ये चर्चा इसलिए है स्टूडेंट, क्यों रियर अर्थ मेटल्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखो, बैटरी के लिए ई व्हीकल्स बैटरी बनता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखते हो उसमें कम मात्रा में, कम अमाउंट में इसका यूज़ होता है। और यदि मैं पूरा ग्लोबल लेवल पे देखूं तो चाइना 60% प्रोडक्शन करता है रियर अर्थ मेटल्स का। तो यही कारण है कि चाइना इलेक्ट्रॉनिक सामान में कितना आगे है। अब देखो नया ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब नया फाइंडिंग समझो यहाँ पे कि स्वीडन को भी बताओ एक लार्ज डिपॉजिट मिल गया तुम्हारे रियर अर्थ मिनरल्स का। तो बहुत खुश है स्वीडन, और बाकी कंट्री भी बहुत खुश है। इसलिए खुश है कि चलो चाइना पर उतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो वही देखो आया है, देखो कि स्वीडन हैज जस्ट डिस्कवर्ड ए लार्ज डिपॉजिट ऑफ रियर अर्थ मिनरल्स। समझ गए? देखो चाइना के पास कितना है? 44 मिलियन टन्स ऑफ प्रूवन रिजर्व्स, इतना ज़्यादा रिजर्व्स है उसके पास। एंड थर्ड ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेस, यानी कि पूरा दुनिया में कहा जाए थर्ड ग्लोबल रिसोर्सेस है। और एनुअली, जैसे मैंने कहा कि एनुअली देखो चाइना बहुत प्रोड्यूस करता है रियर अर्थ ऑक्साइड्स को, और 60% ग्लोबली करता है। सॉरी, गलती से मैंने 40% बोल दिया, 60%, ठीक है, रियर अर्थ मेटल्स को ग्लोबली प्रोड्यूस करता है चाइना। तो चाइना यहाँ बहुत आगे है। और अभी जो स्वीडन में जो डिपॉजिट मिला है, बड़ा डिपॉजिट, इसका फायदा स्वीडन को होगा, बाकी कंट्री को भी होगा जो लाइक माइंडेड कंट्री है, जो व्यापार करना चाहता है स्वीडन के साथ। क्योंकि जितना डिपेंडेंट हम चाइना पे होंगे उतना ही हमारा फर्क पड़ेगा हमें। और स्वीडन से यदि हम मंगवाते हैं या फिर दूसरा कंट्री स्वीडन से मंगवाता है तो ज़्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि स्वीडन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू चाइना। देखो 11 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस, द प्राइम मिनिस्टर नेम 21 लार्जेस्ट अनमैन्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। ये जानते हो ना तुम लोग, जस्ट अभी रिसेंट का इंसिडेंट है। तुम लोगों को पता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, वेरी गुड। सुभाष चंद्र बोस क्या 22 की 23 जनवरी, 23 जनवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर बिलव्ड सुभाष चंद्र बोस, उनके नाम पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सही बात है कि नहीं? अब देखो वीर चक्र अवार्डी, ये जो परम वीर चक्र, ये 1950 में स्थापित किया गया था। विद्यार्थी बढ़िया समझना, ये 1950 में ये चक्र जो अवार्ड है वो स्थापित किया गया था, और ये पोस्टोमसली उत्पन्न है, और ये बैक डेट से लागू हुआ था। तो 1950 में ये अवार्ड को क्रिएट किया गया, परमवीर चक्र को 1950 में, और बहुत सारे अवार्डी जो 1947 के भी थे उनको भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से मुझे देखो, इधर 1950 में क्रिएट हुआ, बात समझे? 1950 में क्रिएट हुआ अवार्ड, और ये लागू 1947 से हुआ, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली आप कर सकते हो कोई भी चीज़। और अभी जो सबसे जो लेटेस्ट दिया गया वो 1997 में दिया गया परमवीर चक्र का जो अवार्ड है। तो टोटल अभी तक भारत जब से आज़ाद हुआ है, सिंस फ्रॉम 1947 टू 2023, अभी तक 21 लोग को ये चक्र मिल चुका है। और जो लोग को चक्र मिला है उनके नाम से ही अंडमान एंड निकोबार का जो छोटे छोटे आइलैंड है, जो कि अनइन्वेटेड है, यानी कि आदमी वहाँ पे नहीं रहते हैं, तो उनके नाम से ही इस सब एरिया का नाम दिया गया है। विच इज़ अ वेरी गुड बात, समझे? और ये कब हुआ, कौन सा दिन हुआ है?
हाँ, पराक्रम दिवस को हुआ है, सुभाष चंद्र बोस को ऑनर करके। क्योंकि जानते हो सुभाष चंद्र बोस कहोगे तो तुमको सबसे पहला जो लैंड याद आएगा वो अंडमान निकोबार ही याद आएगा। बात समझ में आ गया? तो वही है, 21 परमवीर चक्र अवार्डीज थे, उनके नाम पे बहुत सारा जो अंडमान निकोबार में जो जगह था, जो अननेम्ड आइलैंड यानी कि उसका नाम नहीं लिखा गया था, उस सब को क्या किया, उसी नाम से आइलैंड का नाम रख दिया गया। समझे? ये विषय है। अब देखो, जब अंडमान निकोबार का फिगर दिखा रहे हैं तुमको, तो देखो साथ साथ हम लोग वहाँ पे पीबीटीजीज भी रख रहे हैं। पीबीटीजीज याद है तुम लोग को? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये ट्राइब में भी ट्राइब है और पीछे वाला है। समझे? यहाँ पे देखो नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड में देखो सेंटिनलीज रहते हैं, स्टेट आइलैंड में अंडमानीज रहते हैं, साउथ अंडमान में जरावास रहते हैं, लिटिल अंडमान में ओंजेस रहते हैं और ग्रेट निकोबार में सोम्पियंस रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है ये चीज़। ये समझ में आ गया ना? अब 12th नंबर देखो, ड्रिवन बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी सोड फ्रॉम 135 मिलियन इन 2019 टू 345 मिलियन इन 2022। अब देखते हो, जानते हो ना तुम लोग कि प्रॉब्लम है। एक तो एक्यूट शॉर्टेज है, जैसे साहिल रीजन देखोगे, सहारा वाला जो पट्टी है, वहाँ तो ड्रॉट आते रहता है। जब ड्रॉट आते रहेगा तो क्या करेगा, वहाँ पे लोग माइग्रेट करेंगे ना। तो यही कारण है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट के वजह से या फिर जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि जानते हो वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट को तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है मिलिट्री कुप से। अफ्रीका में तो ये डे एंड नाइट वाला फेनोमेना है, कभी भी सत्ता चल जाए, कभी भी आर्मी वाला सत्ता ले लेता है। जानते हैं अफ्रीका के बारे में? तो वहाँ पे इस कारण स्टूडेंट 135 मिलियन आदमी जो पहले क्राइसिस में थे, अब उसका रेशियो बढ़ के कितना हो गया, 345 मिलियन हो गया है। तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। समझे? वही देखो अफ्रीका का फिगर दिया गया है तुम लोग के सामने में। माली देखो, है ना, नाइजर, कितने कितने लोग वहाँ से गए हैं, कितने कितने लोग तुम्हारा एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। 8% माली में कर रहे हैं, नाइजर में 18% कर रहे हैं, चाड में देखो 13% कर रहे हैं, साउथ सूडान में देखो कितना 63% है। बहुत एक तरह से अकाल वाला स्थिति है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि वहाँ पे हर समय कन्फ्लिक्ट होता है। तो देखो वहाँ फिगर में दिखाया गया है तुम लोग को। समझे? देखो टोटल देखोगे तो टोटल तुम्हारा क्या है, सब अफ्रीका कंटिनेंट का ही तुम्हारा कंट्री सब है। देख रहे हो ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंगो है, नाइजीरिया है, सब में स्थिति बहुत ख़राब है। समझे? कि तो सिंपली कह सकते हो कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, इसलिए बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहे हैं। हाँ, माइग्रेशन तो हो ही रहा है, बट लोग कितने ग्रसित है उस चीज़ को लेके। और क्या विषय क्या है? विषय यही है कि फूड इनसिक्योरिटी कब होगा? जब ड्रॉट होगा, नंबर 1। और दूसरा क्राइसिस, किस फॉर्म में क्राइसिस? कन्फ्लिक्ट हो रहा है और बार बार मिलिट्री कूप हो रहा है, इसलिए इतना क्राइसिस हो रहा है। समझे? आगे देखो, तो ये तो हम लोगों ने पहले मैप से समझने का प्रयास किया 3 विषय को। अब बिहाइंड द कर्टन, इंडिया और एंड द वर्ल्ड क्या क्या चल रहा है। तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स के पास स्थिति ये है स्टूडेंट, 120 फायर आर्म्स है, यानी कि गन्स है। ठीक है, 100 आदमी पे 120 गन्स। स्थिति खराब नहीं होगा क्या? और इसलिए देखते हैं ना कि यहाँ पार्टी हुआ, एक बम फूट गया तो मर जाते हैं। तो आंकड़ा चौंकाने वाला है ये। ठीक है ना, 100 आदमी के ऊपर 120 फायर आर्म्स होगा, तो ये इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। बहुत ही स्थिति बहुत खतरनाक है यूनाइटेड स्टेट्स का। दूसरा देखो, शुगर कैन का देखो जो प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा हुआ है। अब देखो शुगर कैन का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए एक अलग से शुगर ईयर होता है। जैसे हम मानसून कहते हैं तो मानसून के हिसाब से नहीं चलता है। शुगर ईयर का मतलब है जो कि तुम्हारा सितंबर और अक्टूबर से स्टार्ट होता है। समझे? सितंबर से स्टार्ट हुआ, फिर अक्टूबर में जाके दूसरी जगह पे मर्ज कर दिया। तो शुगर ईयर सितंबर और अक्टूबर से स्टार्ट होता है। सितंबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर से खत्म होता है, जाके तुम इंटरनेट पे चेक कर लेना। समझे? यानी कि 2021 और 22 का यदि करोगे तो टोटल 500 मिलियन टन्स प्रोड्यूस हुआ है शुगर, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड प्रोडक्शन ऑफ, ये शुगर कैन का बात है, और शुगर का जो प्रोडक्शन हुआ वो तो बहुत ही रिकॉर्ड हाई हुआ है, लगभग 40 मिलियन टन्स हुए हैं, जिसमें से स्टूडेंट लगभग 3.5 मिलियन टन्स इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए दिया गया है। हमारा भारत का बात है। समझे? और शुगर एक्सपोर्ट कितना हुआ है? 11 मिलियन टन्स बाहर गए हैं। तो कहने का मतलब क्या कि शुगर ग्लट, इसी को बोला जाता है शुगर ग्लट। जितना हमें कंजम्पशन चाहिए उसके कंपेयर में ज़्यादा सरप्लस हो रहा है, और बाहर तो कंपटीटर बैठा हुआ ही ब्राज़ील हमारे लिए। तो इसलिए हम भी 3.5 मिलियन टन्स डाइवर्ट कर रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो,
अब याद करो नामीबिया के साथ हमारा साइन हुआ था ना, कितना चीता आया था, 8 चीता आया था ना। अब सिमिलरली साउथ अफ्रीका के साथ भी हमारा साइन हो रहा है, यानी कि एक लॉन्ग पेंडिंग एग्रीमेंट हो रहा है, और जिसके द्वारा फिर से 12 चीता आने वाला है कुनो नेशनल पार्क में। तो 8 + 12 टोटल 20 हो जाएगा। समझ में आ गया। 24 देखो, 24 देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कॉन्स्टिट्यूट जस्ट 2% ऑफ द टोटल बॉन्ड इश्यूज ड्यूरिंग 2016 एंड 2022। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा वर्ल्ड का आंकड़ा है। यहाँ समझो, ग्रीन बॉन्ड जानते हो ना, ग्रीन बॉन्ड को इशू करके जो भी पैसा मोबिलाइज किया जाएगा वो पैसा फिर तुम्हारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, ग्रीन इकोनॉमी पे खर्च होगा। ये पूरा दुनिया का आंकड़ा दिया गया है। अब ये समझो, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब जो सरकार जारी करे। पहले ग्रीन बॉन्ड जारी करते थे प्राइवेट एजेंसी सब, प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट सब करते थे। बट यदि तुम 2016 से लेके अभी मोमेंटम क्रिएट हुआ कि जहाँ पे सरकार भी फोरफ्रंट पे कर रहा है, सरकार भी आगे आ रहा है, क्योंकि सरकार को भी पैसा चाहिए इसके लिए। अब भारत सरकार ने देखो, भारत सरकार ने तो पिछले बार बजट में ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड्स का बात कर दिया है। पहली बार हमारा बात हुआ था पिछले साल ही बात हुआ था बजट में, बात समझे ना। मगर पूरा वर्ल्ड का यदि हम आंकड़ा निकालते हैं स्टूडेंट 2016 से लेकर 2022 तक, तो हमें पता चलता है कि जितने भी ग्रीन बॉन्ड जारी हुआ उसमें से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड मात्र 2% है। कहने का मतलब सरकार जो चुना हुआ सरकार है वो बहुत कम बॉन्ड को इशू कर रही है, क्योंकि चुना हुआ सरकार के पास ये विकल्प अभी नया है। हो सकता है आने वाले समय में ये 2% हो सकता है 10% हो जाए। बात समझ में आ गया ना। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब समझ रहे हो ना, जो वो बॉन्ड जिसको पैसा मोबिलाइज करके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाए। देखो आगे देखो, चैट जीपीटी जानते हो, चैट जीपीटी गूगल का भी, गूगल से भी आगे निकल जाएगा सर्च इंजन में ये। तो चैट जीपीटी ये तुम्हारा क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम ऐसे लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। यदि तुमको कहा जाए कि लिखो इसके बारे में, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट तुम वहाँ पे चैट जीपीटी में सर्च इंजन में लगाओ कि फादर, और इतना बढ़िया से तुमको ऐसे आ जाएगा वहाँ पे कि इसलिए यही रीजन के वजह से न्यूयॉर्क में बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे कॉलेज में इसको बैन कर दिया गया, और भारत में भी सिमिलर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि आदमी का जो काम करने का जो क्षमता होगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। अब बात सही है, टेक्नोलॉजी तभी तक ठीक है जब तक आदमी को असिस्ट करे। यदि आदमी को रिप्लेस करना शुरू कर देगा टेक्नोलॉजी, तो फिर आदमी का जो क्रिएटिविटी वो खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो ना, यही चीज़ है। अब 26 देखो, नेशनली, अब देखो ये बहुत भयावह स्थिति है। प्रथम जानते हो ना, प्रथम असर एक प्रोग्राम करवाता है। प्रथम हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, ठीक है, जो कि तुम्हारा सर्वे करवाता है एजुकेशन से रिलेटेड। बट ये सरकार का नहीं है, बट इसका जो रिपोर्ट है ना बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आता है इसका, इसलिए बहुत ही प्रतिष्ठित भारत का माना जाता है ये। तो इसने एक सर्वे करवाया, ठीक है, जो बच्चे भी क्लास 5 में गए, गवर्नमेंट स्कूल में गया, प्राइवेट स्कूल में गया, क्लास 5 के बच्चे के साथ होता है, और उसको बोला गया कि बच्चा तुम क्लास 2 का पढ़ो। क्लास 5 का बच्चे को क्लास 2 का चीज़ पढ़ने के लिए बोला गया। और जब पता किया गया कि कितना बच्चा पढ़ के समझ सकता है उस चीज़ को, तो वो रेशियो घटा है। 2018 में 50% बच्चा लोग रीड कर पाता था और समझ पाता था, और अभी वो रेशियो घट के 42.8% हो गया। तो इसका एक बहुत बड़ा असर कोविड-19 है। बात समझ देख रहे हो, बच्चे का लेवल देख रहे हो, क्लास 5 का बच्चा क्लास 2 का ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, ये स्थिति है कंट्री का। और उसमें देखते हो घना आबादी है। बात समझ में आ रहा है ना, केवल 42% ही पढ़ सकते हैं, तो व्हाट अबाउट द 58%, उसको नहीं आ रहा है पढ़ने। तो ये तो खतरनाक स्थिति है कि नहीं है, बताओ। 27 देखो, आप देखो श्रीलंका का क्राइसिस जानते ही हो स्टूडेंट, है ना, बहुत ही बुरा। अब श्रीलंका का जो टोटल डेट है, जानते हो श्रीलंका में स्थिति बहुत खराब हो गया है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, बहुत सारा क्राइसिस। जो टोटल डेप्ट है श्रीलंका का, उसमें 20% जो डेप्ट है वो केवल चाइना का है, समझे। तो उसका यदि एब्सोल्यूट टर्म का वो करोगे तो सॉरी $7.4 बिलियन हो जाएगा। और इंडिया ने आश्वासन दिया है आईएमएफ को कि इंडिया रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार है। इंडिया मतलब हेल्प करेगा श्रीलंका को क्राइसिस से निकलने में। तो यदि हमारे जैसा कंट्री यदि इस तरह का आश्वासन दे, तो आईएमएफ और बेहतर तरीके से श्रीलंका के लिए काम कर सकता है।
समझे ना। ये देखो 20 पाकिस्तान, अभी देखते हो न्यूज़ में कितना पाकिस्तान चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का स्थिति बहुत ख़राब है स्टूडेंट। पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मात्र $4 बिलियन बचा है, और जिसके वजह से वो मात्र 3 वीक्स तक ही अपना इंपोर्ट कवर कर सकता है। बताए थे ना, इंपोर्ट कवर कम से कम 10 मंथ के लिए होता है, और हम सरप्लस से, हमारा फॉरेक्स बहुत अच्छा है कि नहीं है? पढ़े हो तुम लोग? कितना है हमारा फॉरेक्स? हाँ 545 के आसपास फॉरेक्स जी, फॉरेक्स। वो एफडीआई नहीं बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेक्स का बात कर रहा हूँ। अब देखो बेचारा $4 बिलियन है, मात्र 3 वीक्स तक ही कवर कर सकता है। स्थिति तो बहुत ख़राब है। और देखते नहीं, उसका जो शरीफ जो बना था प्राइम मिनिस्टर, वो बोला ना कि सऊदी अरब से फिर पैसा मांगा है। बहुत ही स्थिति खराब है पाकिस्तान का, बहुत ही दयनीय है। समझ गया। अब देखो 29 देखो, 29 में बहुत ही अच्छा बात कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कलेक्टिवली बोला है, कॉलेजियम ने बोला ही बात। कॉलेजियम मतलब वो कॉलेजियम नहीं जो सेलेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट का सबका एक मत है, जितने भी जजेस हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी आदमी यदि अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करता है, और जिसके वजह से कोई जो सत्ता में बैठा हुआ है उसके अगेंस्ट कोई बोले, तो डैट डजंट मीन कि वो आदमी खराब है। जैसे मान लो कि मैंने अपना व्यू एक्सप्रेस किया और मैं सरकार के अगेंस्ट व्यूज़ एक्सप्रेस करता हूँ, तो खराब चीज़ नहीं है। अब देखो इसमें बात फंस गया ये कि कई सिविल सर्वेंट सरकार के अगेंस्ट बोल देता है, कई बीजेपी का मेंबर है वही खराब बोल देता है बीजेपी को। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी देख लो, वो हर समय बीजेपी को आते रहते हैं। कभी कभी तुम्हारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नितिन गडकरी से भी मिलता है, क्योंकि वो नितिन गडकरी काम करने वाला आदमी है, कुछ ऊपर से रोकेगा तो बोलेगा ही बोलेगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय अ कैंडिडेट डज नॉट डिसएंटाइटल हिम टू होल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सो लॉन्ग एज द पर्सन हैज़ द कॉम्पिटेंस, मेरिट एंड इंटीग्रिटी। यानी कि किसी सिस्टम में है और वो कुछ भी बोल रहा है जिसके वजह से जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको असर पड़ रहा है, तो डैट डजंट मीन कि वो आदमी नहीं बोलेगा। उस आदमी को बोलने का अधिकार है। शर्त ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वो बना हुआ है, क्या उस चीज़ को वो मेंटेन कर पा रहा है, क्या उसके पास कॉम्पिटेंसी है, क्या वो योग्य है उस पोस्ट के लिए, क्या उसके पास मेरिट है, क्या उसके पास इंटीग्रिटी है अपने काम को लेके। यदि ये तीनों चीज़ प्रेजेंट है तो बिल्कुल वो कुछ बोल सकता है, उसका अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। समझ गए? नहीं तो बार बार जानते हो ना कि ऊपर से आला कमान से कुछ हो जाता है कि हटाओ इसको, कौन है बोलने वाला। कहीं देखते हो ना, गुजरात के जो सीएम थे उसके अगेंस्ट एक आईपीएस ने, एक आईपीएस या आईएएस ने एक ट्वीट कर दिया था ना। हाँ, मगर जब उनका जब जाके देखोगे, चेक करोगे तो बहुत कॉम्पिटेंट लेडी है वो। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसी चीज़ के लिए बोला गया। अब देखो चाइना का स्थिति बहुत ख़राब है। चाइना देखो, चाइना कहाँ 1990 से लेके 1910 तक, 2010 तक 20 साल 25 साल 10% के ग्रोथ रेट से बढ़ा है, तभी तो चाइना इतना आगे निकला है। अभी देखो 2022 में केवल 3% से ग्रोथ किया है। ये अभी तक का सबसे क्या है तुम्हारा वीकेस्ट है सिंस 1976। 1976 में इतना कमज़ोर था और अब इतना कमज़ोर हुआ है चाइना। देखो सबका अपना अच्छा दिन होता है स्टूडेंट, हर कंट्री का, हर आदमी का। जैसे आदमी भी देखते हो जवानी में कितना मस्त मग्न रहता है, फिर एक एज आएगा सूख जाएगा वो। चाइना का भी वही हाल हो रहा है। अभी जवानी एज वाला हमारा इंडिया का है, बट हमें उस चीज़ को फ़ायदा उठाना होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग एडिटोरियल्स भी कवर किए थे कि चाइना में हुआ क्या। 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी, याद है ना तुम लोग को? बिल्कुल उसी से रिलेटेड है सब चीज़। अब यहाँ पे देखो अब ये देखो, टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है बट तुम लोग पढ़े नहीं हो, क्या कॉन्सेप्ट दोगे? इंडस वाटर ट्रीटी याद करो। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। मिलिट्री कूप हो चुका है हाँ पाकिस्तान में। अयूब खान दोनों के बीच में हुआ था, जनरल थे वो, प्रेसिडेंट थे, मगर दोनों के बीच में साइन हुआ था इंडस। इसमें क्या है कि जानते हो इंडस में 6 ट्रिब्यूटरी है, 3 उधर और 3 हमारा। बट हम जो यूज़ करेंगे उसके ऊपर केवल ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके वजह से वाटर डाइवर्ट ना हो। यही था करार। और उसमें ब्रोकर जो किया था वो तुम्हारा वर्ल्ड बैंक किया था। कान खोल के सुनो बढ़िया से जो कि बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ब्रोकर किया था। यानी कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वर्ल्ड बैंक सुलझा देगा। ये 1960s में करार हुआ था। और इसके लिए तुम्हारा एक इंडस कमीशन भी बनता है। इंडस कमीशन का काम क्या है कि साल में 2 बार मीटिंग करना, यानी कि 6 महीना में 1 बार मीटिंग करना। कोई भी मामला है तो इंडस वाला जो कमीशन बनेगा उसमें मामला उठाइए, उस हिसाब से दोनों कंट्री सुलझा लेगा। यदि नहीं सुलझा पाया तो वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, और यदि वर्ल्ड बैंक भी नहीं सुलझा पाया
तो उसके ऊपर आपका एपेलेट अथॉरिटी होता है। एपेलेट अथॉरिटी जानते हो ना, कि जहाँ पे मामला उठा सकते हो तुम। हेग में, नीदरलैंड का जो हेग है वहाँ पे तुम उठा सकते हो। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट वाला जो है वही तुम्हारा एपेलेट अथॉरिटी है। अब यहाँ पे देखो किशनगंगा जानते हो ना, चेनाब या झेलम का ट्रिब्यूटरी होगा, जानते हो तुम लोग। उसके ऊपर रैटले प्रोजेक्ट सब बन रहा है। हमारा 2 प्रोजेक्ट बन रहा है। उस प्रोजेक्ट को लेके पाकिस्तान ने कुछ गलत काम किया। पाकिस्तान ने क्या किया कि एट द सेम टाइम दोनों जगह पे उठा दिया मामला। वर्ल्ड बैंक में भी उठा दिया और तुम्हारा एपेलेट बॉडी में भी उठा दिया। जबकि नियम यही कहता है कि यदि आप इंडस कमीशन से खुश नहीं है तो आप पहले वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, और वर्ल्ड बैंक में यदि आपका फैसला नहीं आया तब आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जाइए। बट पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान एट द सेम टाइम दोनों अथॉरिटी पे चला गया। तो ये इंडिया को पसंद नहीं आया, इसलिए ये कंट्रोवर्सी हो गया। बात समझ में आ गया ना? ये इशू कोई दिक्कत है? आगे देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट अब T1+1 सेटलमेंट सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। क्या होता है T1+1 सेटलमेंट? मान लो कि हम शेयर खरीद रहे हैं किसी का, जैसे हम प्राइवेट है, हम किसी रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, तो अगला दिन ही मेरे नाम पे वो शेयर आ जाएगा। पहले T1+2 चलता था हमारा सिस्टम, और अब T1+1। पहले T+2 था पहले, अभी क्या है T+1। T1+ का मतलब क्या है कि जैसे ही हम शेयर खरीदेंगे अगला दिन ही हमारे नाम पे वो शेयर आ जाएगा, यानी कि क्विक। और इससे अच्छा है ना कि बाकी लोग भी इन्वेस्टर आएगा तेजी से। यही तुम्हारा क्या है कि T1+ सेटलमेंट सिस्टम। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखो, याद करो इनको, मालानोबिस, ठीक है, बहुत बड़ा शख्सियत है। याद करो, मैंने 8-12 में बहुत बड़ा पढ़ाया था इनके बारे में। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS। देखो याद करो कि 1971 में जो क्राइसिस आया था बांग्लादेश का, जो हुआ था, ये कैंप में जाके लोग मर रहे थे, कोलेरा से मर रहे थे, डायरिया से मर रहे थे, दस्त हो रहा था, पानी बॉडी से फ्लूइड निकल जा रहा था शरीर से। तो उस समय इन्होंने क्या किया कि सिंपल पानी, चीनी, नमक, उसका सोल्यूशन बना के पिलाया सबको। और गजब बात है कि डेथ रेट तुम्हारा लगभग 3% तक हो गया था, जबकि बाकी कैंप में 20%, 25% था। याद करो एडिटोरियल्स, याद आया तुम लोग को? हल्का तो याद होगा ना जी, हल्का हमें भी याद है, वही बता रहे थे। इसलिए इनको पद्म विभूषण से पोस्टमोस्टली मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया। अभी ये नहीं है दुनिया में, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। और देखो अभी तो देखते हो ना कि ORS वर्ल्ड में कितना फेमस है। कोई भी बच्चा हुआ तो कोई बच्चे को दिक्कत हो रहा है, कोई बड़ा आदमी को भी दिक्कत हो रहा है, बोला ORS पी लो। अभी ORS में क्या है कि और भी इंग्रेडिएंट्स जोड़ दिया गया, बट इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो वो बहुत सिंपल था, पानी था, चीनी था, नमक था। समझ गए? हाँ, डीप फेक्स का मतलब क्या समझते हो? देखो डीप फेक्स अभी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में और वर्ल्ड में ही। डीप फेक्स का मतलब क्या है? शरीर किसी का है, आवाज़ किसी का है, चेहरा किसी का है, कट कर दिए। जैसे ये पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे देखते हो ना कि आता है ना कि फला सेलिब्रिटी का वो लीक हो गया, वो सेलिब्रिटी इन्वॉल्व है ही नहीं, सर काट के लगा दिया दूसरे का, अब आज तीसरी जगह से दे दिया। तो इस तरह का जो चीज़ मार्केट में, जो मार्केट बोलूँगा ये, यदि इस चीज़ का ये वाला जो चीज़ जो निरंतर बढ़ रहा है, ये किसी का डिग्निटी पे भी असर पड़ सकता है। इसलिए डीप फेक से बचना होगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ लाना होगा। समझ गए? यही डीप फेक्स। आगे देखो, अब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स इन रिसेंट टाइम्स। 2017 एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट द टेमिंग ऑफ बुल्स। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को बहुत ही क्रूअल पाया, इसलिए जो तुम्हारा तमिलनाडु का जो तुम्हारा एक्ट था, तमिलनाडु का जो तुम्हारा एक्ट था, उसको नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि नो, ये जलीकट्टू के लिए जो आप नियम कायदा बनाए हो वो गलत है, इसलिए मैं इसको नल एंड वॉइड करता हूँ। बट उसके बाद फिर तमिलनाडु ने दूसरा एक ले आया 2017 का रेगुलेशंस, तो वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला लेता है। तो देखो वो इसी की वजह से आया था। 2017 एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट द टेमिंग ऑफ बुल्स। टेमिंग ऑफ बुल्स समझते हो? टेमिंग मतलब बुल्स को मारना, ये उधर करना। फिगर देखो तो नीचे, टेमिंग ऑफ बुल्स समझ में आ जाएगा। हाँ, पकड़ना, उसी को टेमिंग कहा जाता है। देखो, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट द टेमिंग ऑफ बुल्स, यानी कि इसमें क्रुएल्टी टू एनिमल्स को बचाने का बात किया गया है। और इस तरह एक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पास किया था 2017 में, जहाँ पे टेमिंग ऑफ बुल्स के बारे में जिक्र नहीं है, क्योंकि टेमिंग ऑफ बुल्स के बारे में जब जिक्र था जिस एक्ट में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। तो इसलिए जानबूझ के टेमिंग ऑफ बुल्स के बारे में जिक्र नहीं है, हो तो वही रहा है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस तो वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जलीकट्टू जानते हो ना, जलीकट्टू कितना विवाद वाला चीज़ है। देखो, स्पीक्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर। देखो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जलीकट्टू एक्ट 2009 था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था और बोला था कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी आपका टेमिंग ऑफ बुल्स है वो गलत है, वो अगेंस्ट है, वो क्रुएल्टी है एनिमल्स के अगेंस्ट। इसलिए ये लोगों ने क्या किया, फिर वहाँ के विधानसभा से 2017 में एक लॉ पास कर दिया और वहाँ पे बोला गया कि जलीकट्टू का मतलब ये है कि बुल को कंडक्ट करेंगे इवेंट में, और केवल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो कर सकें। तो अब इतना बोलने से थोड़ी होता है, बात वही चीज़ हो रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा उस चीज़ को। नाउ द इशू, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है इशू। अब सुप्रीम कोर्ट इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेगा, क्या ये आर्टिकल 29(1) क्लॉज के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि जानते हो आर्टिकल 29 में क्या है, कलेक्टिव कल्चरल राइट्स है, जानते हो ना, कल्चरल राइट्स जो कि दोनों के लिए है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए है, यू नो डैट। और यह देखेंगे कि क्या ये 2017 का जो लॉ लाया है तमिलनाडु ने, क्या ये क्रुएल्टी टू एनिमल्स है या नहीं है, ये सब चीज़ अभी पड़ा हुआ है केस, तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, क्योंकि 2009 का एक्ट तो वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर ही दिया था। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ, पिरामिड्स ऑफ आसाम फॉर वाइल्ड हेरिटेज साइट्स स्टेटस। देखो नीचे पहले पिरामिड का फिगर देख लो। हाँ, पिरामिड का फिगर दिख गया ना तुमको, ये बहुत ही भव्य पिरामिड है। पहले जो लोग मरते थे, याद करो, तुम लोगों को पता होगा ना कि मोदी जी जहाँ पे अटेंड किए थे 400 बर्थ एनिवर्सरी, जब लक्षित बर्फुकान का जब हुआ था, याद है? इनके बारे में बताए थे तुम लोग को, क्या बताए थे बताओ जल्दी तेजी से, तुम बताओ तो क्या बताए थे इनके बारे में, लक्षित के बारे में, कैसे इन्होंने औरंगजेब के साथ सामना किया था। कौन सा घाट? जोर घाट में, जो गुवाहाटी के पास है, याद आया तुमको? कहाँ तुम लोग, कहाँ तुम पढ़ते लिखते हो? देखो यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ आसाम फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। अब जो ये पिरामिड जो है, ये पिरामिड क्या था तुम्हारा, जब लोग मरता है तो इस तरह का पिरामिड बनाते हैं, तो अब इस पिरामिड को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है, समझे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर में एक थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये चीज़। देखो, सेंटर ने डिसाइड किया था कि आसाम का जो चोरोदियो मैदान्स हैं, मतलब क्या है, ये तुम्हारा बिल्कुल इजिप्शियन पिरामिड टाइप का ही है, तो इसको सेंटर ने डिसाइड किया था कि नॉमिनेट करने का, समझे ना, और तुम्हारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्टेटस के लिए, क्योंकि सेंटर ही डिसाइड करता है और वो देता है, यूनेस्को देता है स्टेटस। अब ये क्या मैदान्स है, क्या ये मैदान्स रिप्रेजेंट करता है मेडिवल आसाम को, 13 से लेकर 19वीं सेंचुरी, जहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस किया आता था। जो अहोम कम्युनिटी के जो लोग मरते थे तो इस तरह प्रैक्टिस होता था, स्पेशली जो किंग लोग मरते थे। जैसे देखो ना, इजिप्ट में जो बना है वो भी तो फारो का ही था। वो फारो मतलब उस समय के जो राजा लोग थे, मरते थे तो उन लोगों के ऊपर पिरामिड बनता था ना, सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता था। देखो, अहोम तो बहुत लंबा समय तक रहा है, अहोम किंगडम 600 साल तक रहा है, और फाइनली ब्रिटिश ने 1826 में आसाम को अपने अंदर कर लिया। चोरोदियो यानी कि 400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी, गुवाहाटी से तुम जाओगे 400 किलोमीटर ईस्ट के साइड में, तो तुमको वो जगह मिलेगा चोरोदियो, जो कि तुम्हारा फर्स्ट कैपिटल रहा है अहोम डायनेस्टी का, समझे? और कौन फाउंड किया था ये? 1253 में चाओ लुंग सी काफ्या, इन्होंने फाउंड किया था। और कंट्री जानते हो, कंट्री ने 400 बर्थ एनिवर्सरी मनाया लक्षित बर्फुकान का, क्योंकि ये जो कमांडर थे अहोम किंगडम का, ये कमांडर ने औरंगजेब के सेना को हराया था और वो जोरघाट के मैदान पे शहीद हुए थे, समझो, मरे थे वो इसी घाट पे हुए। बट उनके कर्तव्य की वजह से, उनके मेहनत की वजह से औरंगजेब नहीं कर पाया, एनेक्स नहीं कर पाया, तो बिल्कुल इनका सम्मान होना चाहिए। बात समझे? तो समझ में आ गया ना? फिगर आएगा बाद में पूछेगा तुम लोग को। इस बार का पोटेंशियल क्वेश्चन बनेगा सिविल सर्विस का, ये आर्ट एंड कल्चर का। डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट डिबेट हमेशा होता है कि नहीं होता है? ये डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, विच इज़ बेटर? देखो, ये चीज़ हुआ है कि 100 अंडमान निकोबार को लेके कि 100 फॉर्मर सिविल सर्वेंट ने प्रेसिडेंट के पास गया और बोला है कि सर, डेवलपमेंट जो प्लान्स बन रहा है ग्रेट निकोबार का, वो तो ठीक है, बट उतना ही टेंशन वाला चीज़ है। ये तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जाके दिया है, और जानते हो कि जितने भी इकोलॉजिस्ट लोग हैं, जानकार लोग, वो क्या बताते हैं कि अंडमान निकोबार बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ है, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या क्या रिसेंट डिसीजन क्या क्या लिया गया सरकार की तरफ से, तो इसमें इन प्रिंसिपल क्लियरेंस दे दिया, यानी कि लिखित में दे दिया गया कि 135 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट किया जाए,
और इसके लिए 72,000 रुपया पैसा भी दिया गया सरकार की तरफ से। अब बताओ जिस जगह को डाइवर्ट करने का बात किया गया वहाँ पे वो जगह कौन सा, ग्रेट निकोबार का है। नीचे देखो ग्रेट निकोबार सबसे नीचे वाला, देखो फिगर देखो जल्दी से, फिगर देखो नीचे दिए हैं फिगर। ग्रेट निकोबार जहाँ पे सोम्पियंस पीवीडीजीज के रूप में रहते हैं, तो इसका दिक्कत हो जाएगा इन लोग को। जनवरी 2021 में CRZ तुम्हारा था, उसको घटा दिया गया, याद है ना, कोस्टल रेगुलेशन जोन, वो घटा दिया गया, तो फर्क पड़ेगा वो लाइवलीहुड पे, यहाँ के वहाँ के लोगों के कल्चर पे फर्क पड़ेगा। यूटी देखो, अब अंडमान निकोबार ने लगभग 11.44 स्क्वायर किलोमीटर जो गैल्थिया बे सेंचुरी था उसको डीनोटिफाइड कर दिया, यानी कि रिलैक्स कर दिया उस जगह पे। और स्पेशल कमेटी मीटिंग टू डिसाइड, और ये भी बोल रहा है कि जो ओएनजीएस ट्राइब है लीडर अंडमान का, वो भी तुम्हारा डीनोटिफाई करेगा, यानी कि जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है वो ट्राइबल के विरोध में चल रहा है वहाँ पे, समझे, और इन्वायरमेंट के विरोध में चल रहा है। कैसे हम बात कर सकते हैं इन्वायरमेंट के विरोध में चल रहा है, ये देखो गैल्थिया बे सेंचुरी को भी डीनोटिफाइड करने का बात किया गया है। तो देखो वहाँ पे अंडमान निकोबार में बहुत ज़्यादा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव्स है, यदि एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो। ओवर हाफ ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, 40% बर्ड्स है, 60% मैमल्स है, जो कि सब एंडेमिक है, वहीं पाया जाता है। और वहाँ इस तरह आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, समझ गए। आगे देखो, FAC आस्क्ड फ्रेश प्रपोजल फॉर इटालियन। इटलिन जो प्रोजेक्ट था तुम्हारा इसका जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसको लेके ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो यहाँ पे बहुत, याद करो तुम, मिसमी कम्युनिटी था ना जो, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा कम्युनिटी है ना, तो वो पूरा हल्ला कर रहा है कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये फिर से सरकार इस पर सोच रही है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी हैज़ आस्क्ड द अरुणाचल गवर्नमेंट टू फाइल ए फ्रेश प्रपोजल, यानी कि आप फिर से फ्रेश प्रपोजल दो कि क्या हम उस फॉरेस्ट एरिया को क्या हम डाइवर्ट करके इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए कि नहीं बनाए। क्यों ऐसा कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत विरोध हो रहा है ट्राइबल्स का, समझे ना। तो इटालियन क्या है तुम्हारा, वो इकोलॉजिकली रिच दिबांग वैली, ये कहाँ पे आएगा, दिबांग वैली में आएगा। प्रपोज कितना है, 3000 मेगावाट का तुम्हारा प्रोजेक्ट है जो कि दिबांग वैली में आता है, और इसको 6 साल से लेट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे विरोध हो रहा है, समझे ना। यदि ये प्रोजेक्ट बन जाता है स्टूडेंट, तो लगभग 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर फॉरेस्ट तुम्हारा क्या है वो डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि बर्बाद हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिच इन बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। इसलिए स्टॉप इटालियन सेव दिबांग, इस तरह का तुम्हारा नारा लग रहा है वहाँ पे, सोशल मीडिया में भी लग रहा है, रियलिटी में भी लग रहा है। स्पेशली जो इदू मिसमी कम्युनिटी है वो इस तरह सोशल मीडिया में फैला रहा है कि नहीं देखो यहाँ पे हम लोग इटलिन प्रोजेक्ट बना के हम लोग को बर्बाद करेगा ये लोग। तो इसलिए FAC फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने फिर से अरुणाचल गवर्नमेंट को बोला है कि फिर से प्रपोजल दीजिए आप। तो FAC क्या है, जो तुम लोग पढ़ा चुके हैं हम उसमें इकोलॉजी में, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फॉरेस्ट एक्ट 1980 के हिसाब से क्रिएट किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है, जाके वहाँ पे रख दोगे ये वाला चीज़। और इसमें इसका काम क्या है कि कभी भी कोई भी एरिया को, फॉरेस्ट एरिया को जब डाइवर्ट करते हैं नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए, माइनिंग के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो ये तुम्हारा बहुत सारा देखता है चीज़, और देख के ये तुम्हारा फैसला देता है। बट इनका जो फैसला है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए एडवाइजरी होता है, कंपलसरी नहीं है, समझ गए ना। और ये सरकार को फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए भी बहुत कुछ बताता है कि क्लियरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसलिए अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को फिर से एक बार बोला है कि फिर से रिकन्सिडर करके दीजिए। देखो यहाँ पे इट इन्वॉल्व द, अब है क्या, ये जो इटलिन प्रोजेक्ट जो देख रहे हो ना ऊपर, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो फिगर में दिख रहा होगा तुम लोग को, और नीचे तुम्हारा देव में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से 2 प्रोजेक्ट्स प्रपोज किया गया था, 6 साल पहले की बात है। इसमें क्या कि 2 बड़ा लार्ज ग्रेविटी डैम्स को है ना प्रपोज किया गया था, यहाँ बनाएंगे। और इसके वजह से देखो रोड नेटवर्क भी बनाया जाएगा 50 किलोमीटर का, इसकी वजह से 2.8 लाख ट्रीज़ को डाइवर्ट किया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, लैंड सब बर्बाद हो जाएगा। जो दिबांग वैली है बहुत सेंसिटिव एरिया है बायोडाइवर्सिटी को लेकर, तो इसलिए इतना कुछ हो रहा है। आगे देखो, वो खत्म हो गया डे टू डे करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं कि हम चाइना पे डिपेंडेंट कितना है। देखो लैपटॉप के लिए स्टूडेंट, यहाँ देखो बहुत ही अच्छा फिगर दिया गया है। लैपटॉप के लिए, पाम टॉप्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए जो इक्विपमेंट होता है उसमें हम चाइना पे कम से कम 70% डिपेंडेंट है, 70% 2021 में दिख रहा है तुम लोग को पहला। दूसरा देखो सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए चाइना पे देखो 90% हम डिपेंडेंट हैं, परसेंटेज के टर्म में दिया गया है, समझे ना। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ऐसी होता है ना जी, जहाँ पे सेमीकंडक्टर को फैब्रिकेट किया जाता है, उसमें देखो हम चाइना पे लगभग 50% डिपेंडेंट हैं। टेलीफोन सेट्स और टेलीफोन का जो भी पार्ट्स होता है उस पर अभी कम हुआ है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा है, 55% डिपेंडेंट है। तो देखो इसी यही कारण है कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सामान में कितना डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, परसेंटेज के टर्म्स में है वो। आगे देखो बेंगलुरु, देखो बेंगलुरु में लगभग पूरा जो इंडिया में जो यूनिकॉर्न बन रहा है उसमें
परसेंटेज यूनिकॉर्न केवल बेंगलुरु से ही आता है। तो देखो यहाँ पे फिगर देख सकते हो, बेंगलुरु 39%, गुरुग्राम 16%, मुंबई 15%। तो देख रहे हो ना, बेंगलुरु सबसे आगे है। बात समझ में आ रहा है ना, बेंगलुरु स्टार्टअप हब है, स्टार्टअप वही स्टार्टअप जो कि यूनिकॉर्न जाकर बनता है। देखो कैटल पॉपुलेशन ना, एक टाइम था कैटल पॉपुलेशन का जो सबसे ज़्यादा पीक था वो 1990s है और घटा है। शुरू में देखो 1951 में कम था, बट 1990 में देखो पीक हाई दिख रहा है ना, तुम लोग को दिख रहा है वहाँ पे, देखो जरा पीक बहुत हाई दिख रहा है, समझो लगभग 200 को टच करने वाला है, बट अभी घट के कितना हो गया, 190 के आसपास हो गया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कैटल का जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा था वो 1990 में था, 1990s में था, समझे, उसके बाद कम हुआ है। तो कैटल का पॉपुलेशन कितना है अभी, 119 मिलियन कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो, क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमई इज इंक्रीजिंग। देखो एमएसएमई, देखो कल भी निर्मला सीतारमण का जो बजट था एमएसएमई को बहुत ज़्यादा दिया गया। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट जो फ्लो हो रहा है एमएसएमई में वो लगातार बढ़ते चला जाए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इस बार देखो 2021 और 22 में कितना गया, 20 ट्रिलियन रुपीज़ गया है, बहुत ज़्यादा होता है, समझे। अब यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, यानी कि लगातार बढ़ा है, देख रहे हो ना, ये पूछ सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी के लिए कि लगभग 7-8 साल में क्या एमएसएमई को जो क्रेडिट दिया गया वो बढ़ा है। तो बिल्कुल बढ़ा है, देखो ना 12, 13, 15, 16, 18, 20 लगातार बढ़ा है, ठीक है, ग्राफ बढ़ा है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है डेटा के ऊपर। अब देखो यदि हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कैंपेन का बात कर ले, एलजीबीटी कम्युनिटी का एडवोकेसी ग्रुप है, यानी कि एलजीबीटी कम्युनिटी को लिए लड़ता है ये, तो मात्र वर्ल्ड में ना 32 कंट्रीज नहीं रिकॉग्नाइज किया सेम सेक्स मैरिज के लिए। 32 कंट्री भी कम नहीं है स्टूडेंट, 32 कंट्रीज भी बहुत होता है। चलो रैंडम थॉट्स देखो, 61 देखो, बार ओएस है ना, भारत ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये न्यूली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये तुम्हारा आईआईटी मद्रास का ब्रेन चाइल्ड है। करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो अभी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं ना, या विंडोज़ भी यूज़ करते हैं। अब ये अभी बहुत ही नेशन स्टेज पे है स्टूडेंट, यानी कि अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। आने वाले समय में हो सकता है कि एंड्रॉयड को ये रिप्लेस कर दे, तो बाहर का जो इतना मोनोपोली है वो मोनोपोली घट जाएगा थैंक्स टू भारत ओएस। समझ गए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखो, हमारा इंडस के साथ ट्रीटी साइन है ना पाकिस्तान के साथ, बट हमारा चाइना के साथ साइन नहीं है। देयर इज नो वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दोनों कंट्रीज के बीच में, ब्रह्मपुत्र और सतलज रिवर को लेकर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एमओयू अलग होता है, दोनों कंट्री बैठ के बात करते हैं, बट हमारा कोई ट्रीटी साइन नहीं है। ट्रीटी मतलब क्या होता है कि फॉलो करना ही पड़ेगा। ये देखो इंडस रिवर बेसिन जो है वो 3 कंट्री नहीं 4 कंट्री में फैला हुआ है, यू नो डैट। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 52% समथिंग होगा, उसके बाद इंडिया है, चाइना है और उसके बाद अफगानिस्तान है। बात समझे ना। अब देखो हाँ, यूपीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हाल फिलहाल में हुआ कि यूपीआई अब ना एक्सटेंड कर दिया जा रहा है एनआरआईज के लिए भी। अब देखो एनआरआईज जो बैठा है यूनाइटेड स्टेट्स में या सऊदी अरब में, उसके पास जो मोबाइल फ़ोन होगा या मोबाइल नंबर जो होगा तो वहीं का होगा, बट चूंकि वो एनआरआई है, हमारे भारत का है, तो यूपीआई वाला व्यवस्था उस मोबाइल में भी अब अवेलेबल रहेगा। ये बस हम एनआरआई के लिए ही कर रहे थे, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। थ्रू यूपीआई इट इज़ अ पॉसिबल टू लिंक नॉन इंडियन मोबाइल फ़ोन नंबर्स ऑफ एनआरआईज। नॉन इंडियन क्यों, क्योंकि बाहर रह रहे हैं, मोबाइल नंबर भारत का नहीं है, +91 नहीं है उसका दूसरा है, बट उसको भी यूपीआई का जो फ़ायदा हो रहा है उसको भी मिलेगा, और आराम से वो भाई भी हमको आराम से गूगल पे भेज सकता है। बात समझे। NCLT इज़ द एपेलेट बॉडी फॉर CCI, सही बात है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में यदि बात वहाँ पे नहीं सुलझा तो आगे बात जाता है NCLT में, और यदि NCLT में भी बात नहीं सुलझा तो आगे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए CCI का जो एपेलेट बॉडी होगा कौन होगा, NCLT। जानते हो ना NCLT। हाँ, मैंने NCLT के बारे में बहुत जिक्र किया है स्टूडेंट, बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कोड में भी। अब 66 देखो, स्टेट गवर्नमेंट हैव द ऑथोरिटी टू क्रिएट ए पॉलिसी एंड अलाउ कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस फॉर मेडिकल यूजेस। सही बात है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी है कि वो पॉलिसी बना सकता है। और कैनबिस समझते हो, गांजा, समझे, बट मेडिकल यूज़ के लिए। हाँ, मेडिकल यूज़ में गांजा का बहुत बड़ा रोल है, तो वो स्टेट कर सकता है। आगे देखो, भारत में देयर इज़ अ बैन ऑन मोनोक्रोटोपोस एंड कार्बोफ्यूरन। नो, भारत में बैन नहीं है, बट ये बैन करने का बात किया जा रहा है। भारत में बैन नहीं है। ये क्या है, ये तुम्हारा सब फर्टिलाइज़र है, समझे, ये फर्टिलाइज़र है और बहुत खतरनाक फर्टिलाइज़र है। तो इसको बैन करने का बात किया गया था भारत में, मगर ये पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ है। अब देखो 2-3 चीज़ सुन लो।
स्टेट के पास ज़्यादा दिन जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का जो बैन करने का पावर 60 दिन तक ही होता है। मैंने बताया कई एडिटोरियल्स पहले पढ़ाया थे, बात समझे ना। 60 दिन तक ही स्टेट बैन कर सकता है। कंप्लीट बैन करने का अधिकार किसको है? सेंटर को है। तो मांग उठ रहा था कि ये मोनोक्रोटोफॉस और कार्बोफ्यूरन को बैन कर दीजिए, पर बैन हुआ नहीं, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वहाँ पे। 68 देख लो, इन जनरल जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसको रिफाइनेंस करता है नाबार्ड थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव सेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेक्टर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पीएससी को कौन रिफाइनेंस करता है? नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड क्या है? रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है, बताए थे ना, बताए थे ना, यस। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्टली आरबीआई सुपरवाइज करता है, बट जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स वो नाबार्ड करता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, मिसिल वायरस याद है ना, मिसिल्स का जो प्रॉब्लम हो रहा था वो इतना इन्फेक्शियस है, बहुत ही ज़्यादा, तुम्हारा 2 घंटा तक वो वायरस तुम्हारा इन्फेक्शियस रह सकता है, यानी कि एयर में तुम्हारा बबल्स है तो 2 घंटा तक रह सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन बी द नेचुरल होस्ट फॉर द स्मॉल पॉक्स एंड मिसिल वायरस, गलत बात है। स्मॉल पॉक्स तो खत्म ही हो गया और स्मॉल पॉक्स तुम्हारा एनिमल की वजह से नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट है ये। 2021 और 22 में देखोगे तो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट रहा है वो हाफ नहीं 60% रहा है, हाफ नहीं बोलोगे, क्योंकि मर्केंटाइज गुड लगभग हमारा 480 बिलियन डॉलर का बिका है और सर्विस लगभग तुम्हारा 240 समथिंग था, तो 60% हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा देख लेना आंकड़ा 60%, इसलिए इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट्स वेयर 60% ऑफ डेट ऑफ मर्केंटाइज गुड्स। मर्केंटाइज गुड्स ले लो, यहाँ पे 460 बिलियन डॉलर लिख लो और उसका 250 या 260 लिख लो। रूबेला देखो, नो, मिसिल्स का ज़्यादा हायर मोर्टेलिटी रेट है एज कम्पेयर टू रूबेला, ठीक, उल्टा दिया है स्टेटमेंट। रूबेला और मिसिल्स बताए थे ना, बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है और मिसिल्स के लिए कम से कम तुम्हारा हार्ड इम्यूनिटी के लिए क्या 95% डोजेस होना चाहिए। देखो ऑर्गेनिक लोगो जो FSSA का ही आता है वो जैविक भारत है ना, पढ़ाए थे तुम लोग को, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओडिशा जो कि रिसेंटली रहा है तुम्हारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडेंजर बाय यूनेस्को इज इन सीरिया, क्या ये सही बात है? सीरिया ही होना चाहिए, देखो तो जरा 75, ये फॉल्स है, ये सीरिया नहीं, दूसरा कुछ जगह होगा, देखो जरा 23, हाँ ये घोषित हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट, यूनेस्को ने घोषित किया, देखो ये कौन सा जगह है 23 चेक करो तो, अरे खाली ओडिशा लिखो ना, समझ में आ जाएगा उतना। हाँ सॉरी यूक्रेन, यू आर करेक्ट, यूक्रेन का है वो, सही बात है, यूक्रेन का आंसर, हाँ बिल्कुल यूक्रेन ही है वो। एज पर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इज प्रोहिबिटेड, यानी कि उसके हिसाब से हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि इस एक्ट के द्वारा ना आप फॉरेस्ट को डाइवर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर उसके लिए। निधि कंपनीज तो तुम्हारा आरबीआई रेगुलेशन के नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है उसके अंदर आता है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। देखो मेन एम हमारा एग्री इंफ्रा फंड का ये है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज करना, यानी कि अब हो गया खेत से सामान आ गया, बाद में मान लो कोई तरह का साइक्लोन आए, ड्रॉट आए, तो उसको मैनेज करना, इसलिए हमारा एग्री इंफ्रा फंड बनाया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये। देखो अब यहाँ पे समझो कल जो पढ़ाया गया क्लास में तुम लोग को, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 81 बॉन्ड इज 10 लाख, सही बात है ना, और ये कॉर्पोरेट या हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के लिए ही अवेलेबल है, सही स्टेटमेंट है। साइटोकिन्स तुम्हारा मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है, देखो ये भी पढ़ाया गया था, जो कि केमिकल इंस्ट्रक्शन देता है इम्यून सिस्टम को, और ये WBC का हिस्सा नहीं है, ये बस तुम्हारा क्या है कि मैसेंजर मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट।